बिहार और न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार और न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, अब खुले बाजार में बेचा जा सकेगा गेहूं। तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा है नीतीश कुमार नहीं जाएंगे एनडीए के साथ, जाने और क्या कहा। नियोजित शिक्षकों को कैबिनेट से फिर मिली निराशा, 2 अक्टूबर को करेंगे सत्याग्रह। गोपालगंज से शादीशुदा प्रेमिका से मिलने यूपी पहुंचा प्रेमी, पति ने पहले की जमकर धुलाई, फिर करा दी दोनों की शादी। चुनाव को लेकर के एक्शन में नीतीश, जेडीयू की बैठक में सीएम मंत्र से बीजेपी की हार का खाका तैयार। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू किए जाने की दी मंजूरी। वैशाली में बुजुर्ग शराब कारोबारी की दलील सुनकर के हैरान रह गई पुलिस, कहा बेटा करता है पिटाई, खाना नहीं देता है क्या करें। बिहार में नौकरी की बहार है, 7 दिन में निकली 1 लाख बहाली, जाने कहां कितनी है वैकेंसी। बिहार को मिली वंदे भारत की सौगात, निमंत्रण के बावजूद भी नहीं गए सीएम नीतीश कुमार। दरभंगा एम्स के निर्माण पर साथ आ सकते हैं केंद्र और बिहार सरकार, संसद ने बताया कहां होगा अस्पताल का निर्माण। रसोई गैस के बाद अब सस्ते आवास देने की तैयारी में सरकार, मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत। हिंदुओं को टारगेट कर रही है बेगूसराय पुलिस, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। नीतीश की घुमाने वाली राजनीति और सियासी पलटबाजियों पर बिहार में फिर से कंफ्यूजन। बिहार में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर 35% का अनुदान। सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मिथिलांचल, मगध, पटना समेत 38 जिलों में गेहूं, चना, मसूर बीज के लिए आवेदन हुआ शुरू। 28 या 29 सितंबर भारत में कब मनाई जाएगी ईद मिलादुन नबी, जाने विस्तार से। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी कि अल्पसंख्यक वे हैं जिसकी तादाद, जिस धर्म की तादाद हिंदुस्तान में कम है, बिहार में कम है। हिंदुस्तान में जिस धर्म की कम तादाद है वह है मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी। इन लोगों को बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे बिजनेस करने के लिए। जब बिहार के अल्पसंख्यक युवाओं के लिए खुशखबरी है, नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए नीतीश सरकार देगी। जब बिहार सरकार अल्पसंख्यक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लेकर के आई है। जब सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने के आदेश दिए हैं। इस योजना के तहत किसी भी अल्पसंख्यक महिला या फिर पुरुष को अगर नया उद्योग लगाना है तो फिर सरकार उसे 10 लाख रुपए तक की मदद देगी। इससे उन्हें बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी और वे अपना काम शुरू कर सकेंगे। इस योजना का प्रस्ताव बिहार उद्योग विभाग द्वारा मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था, जिसे सोमवार को मंजूरी दे दी गई है। जब पीटीआई भाषा के मुताबिक पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और फिर बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं या फिर पुरुषों के बीच रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए बनाई गई नई MAUY योजना, मौजूदा मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लगभग समान पैटर्न पर लागू की जाएगी। जहां उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या फिर पुरुष को एक नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। या 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए सब्सिडी होगी, जबकि बचे हुए 5 लाख रुपए ऋण होंगे जिसे कई किस्तों में लौटाया जाएगा। जहां एसके सिद्धार्थ ने कहा कि योजना की रूपरेखा जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
ईद मिलादुन नबी को मौलिद और ईद मिलादुन नबी भी कहा जाता है। जहाँ इस दिन को पैगंबर मोहम्मद के जन्म के तौर पर मनाया जाता है। जब मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद का जन्म 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मुसलमानों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। जहाँ इस दिन लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। जहाँ कई जगहों पर इस मौके पर जुलूस भी निकाला जाता है। जहाँ इस साल ईद मिलादुन नबी 28 सितंबर को मनाई जा रही है। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ईद मिलादुन नबी कब मनाई जाएगी, तो उनके लिए ये जवाब है। आपको बता दूं कि मिलादुन नबी पर्व इस्लामी वर्ष के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 11वें और फिर 12वें दिन मनाया जाता है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस दिन घर और मस्जिद को अच्छे से सजाया जाता है और धूमधाम से सभी मिलजुल करके ये त्यौहार मनाते हैं। इस दिन मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं और मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए संदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं। इस दिन कई जगहों पर मोहम्मद साहब के सम्मान में जुलूस भी निकाले जाते हैं। साथ ही मुस्लिम लोग इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को ज़कात करते हैं, दान और ज़कात करते हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर पैगंबर मोहम्मद कौन है, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्मों को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया था। जहाँ वे अल्लाह के आखिरी नबी थे। जहाँ उनके वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब था और वालदा का नाम आमिना था। ये हकीकत है कि वे मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए अल्लाह के द्वारा भेजे गए अंतिम पैगंबर थे। जब बताया जाता है कि एक रात जब पैगंबर मोहम्मद पर्वत की गुफा में ध्यान कर रहे थे, तो फिर फरिश्ते जबरील आए और उन्होंने उन्हें कुरान की शिक्षा दी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि 28 सितंबर को ईद उल मिलादुन नबी मनाया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सभी मुसलमान ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते हैं। जी हाँ, यहाँ बहुत से मुसलमान मनाते हैं, बहुत से मुसलमान नहीं मनाते हैं। इसका कारण ये है कि जो बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं वे ईद उल मिलादुन नबी मनाते हैं, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाते हैं। जो देवबंदी है, जो देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, देवबंदी जिसको कहा जाता है, वे नहीं मनाते हैं। यह देवबंदी का मानना है कि हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पहले नहीं मनाया जाता था। साहबाए कराम उसके बाद बहुत सारे वलीउल्लाह आए, लेकिन वो लोग भी हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन नहीं मनाया, ईद मिलादुन नहीं मनाया। तो आज हम क्यों मनाएं? क्योंकि कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, नहीं 1 इंच घटा सकते हैं। जो ऊपर से भेजा गया है वही ता क़यामत तक जारी रहेगा। अगर आप उसको अलग से लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ घटाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप मुसलमान नहीं हैं, ये कहा जाता है। वहीं पर बरेलवी का मानना यह है कि हम ईद उल मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाएं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब उस दिन पैदा हुए, तो ये तो खुशी की बात है। इस वजह से ईद उल मिलादुन नबी हम लोग मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब पटना के इस बड़े अस्पताल में सब कुछ फ्री कर दिया है। जहां बिहार की राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों में शुमार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS में अब सब कुछ फ्री हो गया है। आपको बता दें कि इसको फ्री होने से पूरे बिहार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ उस आसपास के लोगों को तो ये फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ सीमांचल मिथिलांचल के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे लोग इलाज करवाने के लिए पटना जाते हैं। जी हाँ, दरअसल यहाँ अब इलाज, जाँच, दवाई सहित ऑपरेशन भी फ्री हो गया है। अब आपको बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस और रूम का किराया ही देना पड़ेगा, बाकी सब कुछ फ्री। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में फ्री चिकित्सीय सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। जहां अब सभी प्रकार की दवाएं, जांच और फिर ऑपरेशन भी फ्री होंगे। जहाँ केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, जो कि मात्र 60 रुपये है। बिहार के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की तरह पटना के IGIMS में इलाज करवाने आने वाले लोगों को बड़ी सौगात मिली है। जहाँ अब यहाँ इलाज के लिए आने वाले रोगियों को फ्री में चिकित्सा, जांच, दवा और ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा प्राइवेट वार्ड और फिर डिलक्स वार्ड में भर्ती रोगियों को मिलेगी, लेकिन उन्हें सिर्फ बेड के लिए शुल्क देना होगा। या साथ ही सभी मरीजों को 60 रुपये देकर के रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। या इसके बाद सारी चीज़ें फ्री मिलेगी। या सुपर स्पेशलिटी ऑपरेशन जैसे ट्रांसप्लांट की सुविधा भी फ्री होगी। या संस्थान को दवाओं और फिर उपकरणों की आपूर्ति बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के माध्यम से होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में संस्थान में हर दिन OPD में औसत 2700 मरीज पहुंचते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप घर बैठे आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। जी हाँ, इसके आपको बता दें कि आप खुद से ही अपने फ़ोन से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपडेट डाटा आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आपको सिर्फ अपने फ़ोन में आयुष्मान ऐप को डाउनलोड करके सभी विकल्पों को
पूर्ण करने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। जहाँ केंद्र सरकार की ओर से दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत लागू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1 साल में किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा है। यह योजना के तहत पहले उन लोगों के लिए ही आयुष्मान कार्ड बन रहे थे जो 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे थे। बाद में योजना का दायरा बढ़ा दिया गया और श्रम कार्ड और मजदूरी कार्ड धारकों के लिए भी आयुष्मान कार्ड बनने लगे। इसके बाद भी गरीब और मध्यम परिवारों में बड़ी संख्या ऐसे रह गई थी जो योजना के लिए पात्र तो थे लेकिन किसी श्रेणी में नहीं आ रहे थे। ऐसे में उन लोगों के समक्ष दिक्कतें आ रही थी। जब सरकार ने उन लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नई श्रेणी तय की है, जिसके तहत यदि किसी परिवार में 6 या फिर इससे अधिक सदस्य हैं तो फिर उनके आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, लेकिन उनके लिए उनका राशन कार्ड अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में मानसून अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जहाँ कई राज्यों में हल्की बूंदाबांदी जारी है तो फिर वहीं कई जगह बिजली गिरने की भी संभावना सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी के साथ ही उमस का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ मौसम विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में आने वाले 3 से 4 दिनों तक तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में अब बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि इस क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता बेहतर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु तापमान सूचकांक 118 रहा था। जहां उत्तर प्रदेश में भी अब बारिश का सिलसिला थमता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की अपडेट के अनुसार राज्य के किसी भी क्षेत्र में जब अब मूसलाधार बारिश की संभावना कमी है, वहीं तापमान में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक बिहार में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है, जब उत्तर बिहार में कम ही बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि राजधानी पटना के कुछ हिस्सों में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। जब पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय जैसे क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से फिर से तेज बारिश का अनुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया अलायंस के सूत्रधार सीएम नीतीश कुमार अपनी बैलेंसिंग फैक्टर वाली राजनीति के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जिस ओर वे जाते हैं सत्ता उसी ओर होती है। लेकिन हाल के दिनों में उनकी राजनीति कुछ और संतुलित होती दिख रही है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल की रैली में ना जाना हो या फिर अचानक ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हो जाना हो, नीतीश कुमार एक के बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वहीं बिहार की राजनीति में नए ट्विस्ट के संकेतों को लेकर भी सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के दावे के बीच सीएम नीतीश कुमार एनडीए में जाने की खबरों पर भी समान रूप से चर्चा में है। जी हां, इस क्रम में कभी बीजेपी पर उनका नरम तो भाजपा का भी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख जाता है। फिर अचानक ही वे भाजपा या फिर एनडीए के साथ जाने के किसी भी विचार का खंडन करते हैं और भाजपा भी दूसरी ओर से थोड़ी और अधिक तल्खी से आक्रामक हो जाती है। जाहिर है कि वे ओवरऑल कन्फ्यूजन की स्थिति दिखती है। इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का रुख भी बड़ा दिलचस्प है। लालू नीतीश से दूर दिखते हैं और फिर तेजस्वी नीतीश के साए की तरह नजर आते हैं। ऐसे में आम जनता से लेकर के सियासी गलियारों में दिन रात बिताने वाले लोग भी बेहद कन्फ्यूज है। दरअसल ऐसा सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को लेकर है, क्योंकि इससे पहले 2013 में नरेंद्र मोदी को भाजपा की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ नीतीश को एनडीए से अलग हो गए थे और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद 2015 में उन्होंने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये सरकार भी 20 महीने ही चल पाई और फिर साल 2017 के जुलाई महीने में आरजेडी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया और भाजपा के साथ बिहार में सरकार बना ली थी। इसके बाद नीतीश कुमार का मूड चेंज हुआ और 2022 अगस्त में फिर से एनडीए के साथ छोड़ दिया और फिर गठबंधन के साथ सरकार बना ली। लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 35% का अनुदान देगी। इसका लाभ लेकर के बिहार के किसान कोल्ड स्टोरेज बनवा सकते हैं। खबर के अनुसार किसान अपने इलाके में कोल्ड स्टोरेज बना करके अच्छी कमाई कर सकते हैं, जहाँ इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जहाँ साथ ही साथ किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। इसलिए अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आवेदन कर सकते हैं। जहाँ आपको बता दें कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर सरकार द्वारा 35% का अनुदान दिया जाएगा। जहाँ इसका लाभ लेकर के किसान कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ इससे किसानों को फसल रखने में आसानी होगी और फिर फसल की बर्बादी भी बचेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसके बारे में अधिक जानकारी के एवं इस योजना का लाभ लेने के लिए आप बिहार उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं और फिर आवेदन भी कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में 1 अक्टूबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। आप इस मेला में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। खबर के अनुसार ये रोजगार मेला 1 अक्टूबर को पटना के बोरिंग रोड में स्थित हरिहर चैम्बर में आयोजित होगी। इसमें देश भर की कई कंपनियां आएंगी और फिर युवाओं को इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी देगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस रोजगार मेला में 500 नौकरियां 10वीं पास लोगों को दी जाएगी, जबकि 470 नौकरियां 12वीं पास को मिलेगी। वहीं 700 नौकरियां ग्रेजुएशन, MBA, ITI सहित अन्य वोकेशनल कोर्स के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। भाजपा नेता रवि नारायण सिंह ने मीडिया को बताया है कि युवाओं को नौकरी देने के लिए हर महीने रोजगार मेला लगेगा। यहाँ हर वर्ग के लोगों को नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे भी लोग अपने ज़रूरी दस्तावेजों के साथ इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर, बांका समेत 28 जिलों में नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसको लेकर के बिहार कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोलने का फैसला किया गया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और फिर सड़कों के ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी होगी। आपको बता दें कि बिहार के पटना, गया, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा और छपरा में यातायात थाना के लिए पहले से ही स्वीकृति मिल गई थी। अब सरकार के द्वारा 28 जिलों में नए ट्रैफिक थाना की स्वीकृति मिली है। जिन जिलों में नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे वह बक्सर, बांका, किशनगंज, नवादा, सिवान, मधुबनी, जहानाबाद, भभुआ, सुपौल, जमुई, रोहतास, बेतिया, सहरसा, लखीसराय, खगड़िया, मोतिहारी, समस्तीपुर, वैशाली, गोपालगंज, औरंगाबाद, अररिया, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मधेपुरा, अरवल, शिवहर, गया, बगहा और नवगछिया शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा सभी जिलों के किसानों को मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये मशीन पैक्स के द्वारा किसानों को किराए पर मिलेगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के किसान अब पैक्स से किराए पर कृषि यंत्र ले सकेंगे। इसके लिए अभी करीब 2927 पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। जब बहुत जल्द बिहार के सभी पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया जाएगा। आपको बता दूं कि कृषि यंत्र खरीदने के लिए हर पैक्स को सरकार के द्वारा करीब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन पैसों की मदद से पैक्स में कई तरह के कृषि यंत्र की खरीद की जाएगी। कृषि विभाग भौगोलिक जरूरतों को देखते हुए कृषि यंत्र की सूची उपलब्ध कराएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल में आने के निर्देश है। साथ ही उन छात्रों का नाम स्कूल से काटने के लिए कहा गया है जो नियमित रूप से नहीं आते हैं। शिक्षा विभाग के SC SK के पाठक लगातार इसके लिए स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूलों के खस्ताहाल भवनों को सुधारने को लेकर के अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया जा सका है। स्कूलों में कमरे की कमी की स्थिति ऐसी है कि कई जगहों पर छात्रों को बैठने के लिए जगह तक नहीं है। स्कूलों के खराब भवनों को लेकर के शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं और फिर 10वीं की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसकी एक तस्वीर लखीसराय के +2 दुर्गा गर्ल्स स्कूल से सामने आई है, जहां 1000 छात्रों को दूसरी पाली में संस्कृति की परीक्षा देनी थी। स्कूल में मात्र 2 कमरे हैं। जब सोमवार को मासिक परीक्षा शुरू हुई तो फिर छात्रों को बैठने में परेशानी हुई। 10 दरी किराए पर लेकर के बगल की स्थित टाउन हॉल में जमीन पर परीक्षा देने के लिए व्यवस्था की गई। 500 छात्रों ने यहां परीक्षा दी। 250 छात्रों ने स्कूल की छत पर परीक्षा दी, जबकि 250 छात्रों ने दोनों कक्षा और फिर बरामदे पर बैठ करके परीक्षा दी। ऐसे ही एक तस्वीर राजधानी पटना से भी सामने आई है। यहां स्थित अरविंद महिला कॉलेज में बिहार बोर्ड की इंटर की मासिक परीक्षा और फिर PPU की मिड सेमेस्टर परीक्षा एक साथ एक ही दिन आयोजित कर दी गई, जिससे न सिर्फ शिक्षकों बल्कि परीक्षार्थियों में भी उपाहोप की स्थिति रही। जगह नहीं मिलने के कारण कुछ छात्राएं छत पर तो कुछ सीढ़ियों पर ही परीक्षा देने के लिए बैठ गई। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में एक सहित देश भर में कुल 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि निमंत्रण देने के बावजूद नीतीश कुमार नहीं आए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे के निमंत्रण के बावजूद राज्य के यानी कि बिहार के कई मंत्री नहीं आए, जब वे देश और फिर राज्य के विकास से इसरिया करते हैं। मुख्यमंत्री निमंत्रण के बावजूद नहीं आए हैं, ये शर्म की बात है बिहार के लिए। इससे पहले दिन में PM मोदी ने
ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जहां उन्होंने कहा है कि 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले से ही चल रही है, अब 9 और ट्रेनें जुड़ी गई है। पीएम मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई और कहा है कि बुनियादी ढांचे के विकास की गति और पैमाने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से मेल खा रहे हैं। आज राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की नई ऊर्जा को दर्शाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है, खास करके प्याज की कीमतों पर, क्योंकि प्याज कई सरकारों को भी रुला चुका है। प्याज की कीमतें आम आदमी को रुला नहीं पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने निर्यात पर 40% तक की लेवी लगा दी है, जहाँ इसके बाद से प्याज के किसान नाराज हैं। प्याज के किसानों ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार प्याज पर 40% निर्यात शुल्क वापस नहीं लेती है तो फिर नई दिल्ली में आंदोलन करेंगे। यह किसान ये भी नहीं चाहते हैं कि नेफेड और फिर एनसीसीएफ अपने बफर स्टॉक वाले प्याज को देश में कहीं भी तब तक बेचे जब तक कि प्याज की औसत थोक कीमतें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर तक न आ जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 21,391 नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होगी, जब वर्तमान में लिखित परीक्षा के लिए तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती ने इनकी नियुक्ति के लिए 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजन करने की घोषणा की है। या वहीं बड़ी संख्या में सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर के बरसात की समाप्ति के बाद किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि मैदान में जल जमाव न हो। या नवंबर में शारीरिक परीक्षा के आयोजन के बाद दिसंबर में चयनित योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के अनुसार 9 चयनित पुलिस बलों में साइबर, फॉरेंसिक, ट्रैफिक एवं विधि व्यवस्था के लिए कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसे एक और अपराध की घटनाओं पर तत्काल लगाम लगाया जा सकेगा। वहीं चयनित पुलिस बलों में से तकनीकी रूप से दक्ष पुलिसकर्मियों को साइबर और फॉरेंसिक कोषांगों को उपलब्ध होंगे। दोस्तों, पिछले 8 साल से दरभंगा के लोगों को एम्स बनने का इंतजार है, लेकिन अभी तक उसकी एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण सही जमीन नहीं मिल पाना बताया गया है। यह जमीन सही नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने एम्स निर्माण की अनुमति नहीं दी है, जिसको लेकर के राज्य सरकार के साथ मतभेद उभर करके सामने आ गए। लेकिन अब लगता है कि एम्स निर्माण को लेकर के स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ गई है। इस बात के संकेत खुद दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार उसी स्थान पर एम्स निर्माण कराने को तैयार है, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार को एक शर्त पूरी करनी होगी। जब भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि बिहार सरकार ने जो जमीन दी है यह सही तरीके से समतल करवा करके केंद्र सरकार को दें, या हमारी सरकार उसी शोभन की बाईपास वाली जमीन पर एम्स का निर्माण आरंभ करवाएगी, जहां उसी जगह केंद्र की मोदी सरकार भी अब निर्माण करवाने के लिए तैयार हो गई है। यहाँ पर केंद्र सरकार एम्स के डायरेक्टर की भी बहाली कर दी है। जब भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि बिहार सरकार सिर्फ एक काम करा दें और गारंटी दें कि वे अच्छा से किया है, तो फिर एम्स का निर्माण वहाँ कराने को केंद्र सरकार राजी है। आपको बता दें कि पहले बिहार सरकार ने डीएमसीएच में 81 एकड़ जमीन दी थी, जिस जमीन पर झंडोत्तोलन भी किया गया था, लेकिन बाद में ये कहा गया है कि वहाँ पहले से ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ऐसे में वहाँ एम्स का निर्माण सही नहीं है। इसकी जगह दूसरे स्थान पर निर्माण पर सहमति बनी, जिसके बाद बिहार सरकार द्वारा शोभन बाईपास में एम्स निर्माण की 153 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार हुई थी, जैसे केंद्र से आई टीम ने जमीन को लो लैंड बता करके यहाँ एम्स निर्माण के लिए मानक होने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कहा था कि दरभंगा में एम्स निर्माण होने की बात कही थी, जिसको लेकर के बिहार की महागठबंधन सरकार ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। वहीं मिथिलांचल में भी जम करके विरोध शुरू हो गया था। दोस्तों, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है, बहुत खुशखबरी वाली खबर है। बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि जिनके पास घर नहीं है उनको बहुत सस्ते दाम पर केंद्र सरकार घर दिलवाएगी। जहां आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा फायदा मिडिल क्लास को होगा। जहां लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार मिडिल क्लास को लेकर के एक बड़ी योजना को लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे पहले सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए घरेलू सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती की थी। जब वहीं कोरोना महामारी के बाद से बंद पड़ी गैस सब्सिडी को सरकार ने फिर से चालू करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजना लॉन्च करने जा रही है। जब पीएम ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में इस योजना का जिक्र किया था।
जहाँ न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो सरकार इस नई आवास योजना में अगले 5 साल में 600 अरब रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत 9 लाख रुपए के लोन पर सरकार 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी देगी। या इस योजना में 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 50 लाख रुपए से कम होम लोन वाला व्यक्ति पात्र होगा। जब ब्याज की छूट होम लोन लाभार्थियों के खाते में एडवांस जमा की जाएगी। ये योजना 2028 तक के लिए लागू की जा सकती है। बैंक अधिकारियों की माने तो सरकार इस योजना को लेकर के बैंकों के साथ जल्द ही एक बैठक कर सकती है। जब सरकार ने अपने स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर के सरकार शहरी मध्यम वर्ग को साधने में जुटी हुई है। जब पीएम मोदी ने हाल ही में अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। वहीं महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार जल्द ही ईंधन की कीमतों में कमी कर सकती है। दोस्तों, लोन लेने के बाद भूल जाने वालों की अब खैर नहीं है। जी हाँ, अगर आप लोन लिए हुए हैं और आप भूल गए हैं, यानी कि लोन का किस्त अदा नहीं करते हैं, तो अब आपका खैर नहीं है। अब आप पर भारी एक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दो कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पिछले हफ्ते जानबूझकर के लोन नहीं चुकाने वाले या फिर भुगतान करने की क्षमता के बावजूद ऋण चुकाने में यानी कि लोन चुकाने में विफल रहने वालों पर अंकुश लगाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इन प्रस्ताव नियमों से विलफुल डिफॉल्टर की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल विलफुल डिफॉल्टर यानी कि कर्ज लेने वाले ऐसे लोग जिनके पास लोन चुकाने की क्षमता है लेकिन फिर भी वे ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आरबीआई ने सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल बैंक के नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि 25 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज लेने वाले विलफुल डिफॉल्टर पर कई तरीकों से नकेल कसी जाएगी। खास बात यह है कि ये प्रस्तावित नियम लोन देने वाली कंपनियों की फीडबैक और फिर विभिन्न अदालतों के सुझाव पर आधारित है। जहाँ विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ ये बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि हाल के वर्षों में जानबूझकर के लोन नहीं चुकाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। जहाँ एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2022 के अंत तक जानबूझकर के डिफॉल्ट लोन रकम लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। जहाँ ऐसे डिफॉल्टर फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अपराधियों के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ क्योंकि वे उधार लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। जहाँ चूँकि बैंक जनता के पैसे का संरक्षण है और फिर जब लोन के तौर पर उधार दिया गया पैसा वापस नहीं मिलता है तो फिर इसका खामियाजा जमाकर्ता को भुगतना पड़ता है। या जानबूझ करके कर्ज नहीं चुकाने वाले संकटग्रस्त कर्जदार या फिर कारोबार दिवालिया नहीं डिफॉल्टर होना उनके लिए एक तरीका बन गया है जिससे वे लोन नहीं चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं। या ऐसे लोग लंबे समय से कानूनी खामियों के साथ साथ धन की ताकत का उपयोग करके बैंकिंग प्रणाली को खतरे में डाल रहे हैं। या ऐसे विलफुल डिफॉल्टर को लेकर के आरबीआई ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें इन लोगों को कोई भी नया लोन देने के लिए पहले अपने पुराने एनपीए अकाउंट को सेटल करना होगा। इसके साथ ही आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि किसी खाते के एनपीए होने के 6 महीने के अंदर उस पर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा देना चाहिए। आपको बता दें कि जब एक बार बैंक लोन लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर विलफुल डिफॉल्टर का टैग लगा दिया जाएगा तो फिर उसे कोई भी किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ऐसे लोगों को बैंक या फिर वित्तीय संस्थान से कोई भी अतिरिक्त लोन नहीं मिलेगा। जब वहीं इस प्रस्ताव के तहत विलफुल डिफॉल्टर को लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी नहीं मिलेगी। यह आरबीआई के ड्राफ्ट में कहा गया है कि एनबीएफसी को भी इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए खातों को बतौर विलफुल डिफॉल्टर टैग करने की मंजूरी मिलनी चाहिए। यह आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों का मकसद जानबूझकर के कर्ज नहीं चुकाने वालों के बारे में एक सिस्टम तैयार करना है जिससे लोन देने वाले बैंक या फिर वित्तीय संस्थान ये तय कर सकेगी कि ऐसे लोगों को आगे लोन नहीं देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली गए। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरीके का खबर चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा में जा रहे हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत ऐसा करवा रही है। या इस तरह का प्रचार प्रसार करने में भाजपा के लोग माहिर हैं। या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसमें भी टूट हो सकती है तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब बिहार से हम लोगों ने ये मिशन शुरू किया है और फिर अब पूरे देश में विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। हमारे गठबंधन में सब कुछ सही है और आगे भी ये मिशन जारी है।
जहाँ निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर के जो काम करना है वह काम हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जब हम लोगों ने एक साथ जो प्रण लिए थे उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब पिछले साल 9 अगस्त को हम लोग साथ हुए थे, जब उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम शुरू हुआ है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा में बेचैनी हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ चुकी हैं। जहां इस बीच उन्होंने सोमवार को उन सभी लोगों का आभार जताया है जिन्होंने उन्हें फॉलो किया है। जहां साथ ही साथ अपने फॉलोअर्स को बताया है कि इस चैनल के जरिए तमाम मुद्दों पर जुड़े रहेंगे। जब पीएम मोदी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि हम 53 लाख से अधिक की कम्युनिटी बन गए हैं। जब मैं उन सभी का आभारी हूँ जो मेरे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं। जी हाँ, आप में से हर किसी के निरंतर समर्थन और फिर एंगेजमेंट के लिए आभारी हूँ। जहाँ हम बातचीत जारी रखेंगे और फिर इस अद्भुत माध्यम से विविध मुद्दों पर जुड़े रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाट्सएप चैनल पर पहली पोस्ट नए संसद भवन में बैठे उनकी एक तस्वीर की शेयर की थी, जहाँ उनका कहना था कि व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल होने के लिए रोमांचित हूँ। ये निरंतर बातचीत की उनकी यात्रा में एक और कदम है। जब पीएम मोदी ने लोगों से अपील की थी कि आइए यहाँ जुड़ें। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई पर काबू पाने और फिर गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार मास्टर प्लान बनाने जा रही है। दरअसल भारत गेहूं का बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है। ऐसे में इस बीच देश में गेहूं की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, जिस कारण बाजार में आटे के दाम बढ़ रहे हैं। जिस पर अब सरकार की फूड सेक्रेटरी ने बयान जारी किया है। फूड सेक्रेटरी ने बयान में कहा है कि देश में गेहूं के स्टॉक में कोई कमी नहीं है, जहां वहीं कीमतों को रोकने और फिर महंगाई कंट्रोल करने के लिए मास्टर प्लान बना रही है। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार का मास्टर प्लान क्या है। तो बात करते हैं कि गेहूं की कीमतों में पिछले एक महीने में करीब 10% से ज़्यादा का उछाल देखा गया है, जिसके चलते आटे की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए सरकार ने सरकारी गेहूं को खुले बाजार में बेचने की योजना बनाई है। जब बीते कुछ हफ्ते सरकार ने गेहूं ट्रेडर्स का स्टॉक घटा दिया था, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ट्रेडर्स को खुले बाजार में गेहूं की बिक्री के लिए लाना होगा। वहीं सरकार भी गेहूं को ओपन मार्केट में बेचने का प्लान बना रही है, जहां अनुमान है कि इससे बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, जो कीमतें घटाएगी और फिर आम आदमी की जेब का बोझ कम होगा। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों में उछाल की आशंका को देखते हुए पिछले हफ्ते गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और फिर बड़े खुदरा विक्रेताओं पर गेहूं की स्टॉक लिमिट को 3000 टन से घटा करके 2000 टन कर दिया है। जबकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की टीमें गेहूं व्यापारियों के भंडार केंद्र और फिर आटा मिलों पर स्टॉक की जांच कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की उम्मीद में सभी लोग कैबिनेट की बैठक पर टकटकी लगाए हुए बैठे थे, लेकिन उन्हें फिर से निराशा हाथ लगी। जब बिहार टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि आज उम्मीद थी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। जब प्रदेश के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक सरकार के इस रवैये से क्षुब्ध हैं, अब आंदोलन को आगे तेज करने के लिए विचार कर रहे हैं। जब सभी शिक्षक संगठन अब इस बात की ज़रूरत महसूस करने लगे कि एक बार एक संयुक्त बैठक हो और फिर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हो। इसी रणनीति के तहत आगामी 2 अक्टूबर को विद्यालयों में शिक्षकों का अनशन कार्यक्रम प्रस्तावित है। जब बिहार टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने कहा कि आज की इस बैठक से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। ऐसे में वह अपनी 4 प्रकार की मांगों को लेकर के सीएम सचिवालय में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया है कि उनकी पहली मांग है कि नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और इस मांग को लेकर के आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर शिक्षक विद्यालयों में उपवास कार्यक्रम करेंगे और फिर उसके बाद सत्याग्रह लगातार चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। इसकी सूचना सीएम सचिवालय को दे दी गई है। दोस्तों बिहार के गोपालगंज से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बिहार के गोपालगंज से अपनी शादीशुदा प्रेमी से मिलने उत्तर प्रदेश गए एक प्रेमी की जमकर की धुनाई की गई। यह घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। जब प्रेमी की पिटाई देख करके उसकी शादीशुदा प्रेमिका अपने पति समेत अन्य लोगों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन प्रेमिका के ससुराल वालों ने उसे नहीं छोड़ा। जब वही थक हार करके महिला ने जब अपने पति का पैर पकड़ लिया तो फिर पति ने उसके प्रेमी को छोड़ दिया। जहाँ पत्नी और उसके प्रेमिका अटूट प्रेम देख करके पति का भी दिल पसीज गया। इसके बाद
उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की शादी करवाने का फैसला कर लिया। पति अपने घर और ससुराल वालों को बुला करके पूरी बात रखी। इसके बाद दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई, जिसके बाद प्रेमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका को बाइक पर बैठा करके अपने साथ गांव लेकर के चला गया। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 बरहना गांव का है। महिला का प्रेमी गोपालगंज जिले के भोड़े थाना क्षेत्र के रेडवरिया तिवारी गांव का रहने वाला है, जो कि बिहार में पड़ता है गोपालगंज। जब घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक शादी के पहले से ही महिला से प्रेम करता था, प्यार करता था। जब उसकी प्रेमिका की शादी करीब 1 साल पहले हो गई थी। जब वहीं शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई। जब इस दौरान दोनों आपस में फ़ोन पर चोरी छुपे हुए बातचीत करते थे। दोनों बातचीत करने के क्रम में एक दूसरे से मिलने को राजी हुए। जब उसके बाद प्रेमी बाइक से प्रेमिका के ससुराल पहुंच गया, जहां दोनों एक दूसरे के करीब थे। इस बीच शादीशुदा महिला के ससुराल वाले उसे उसके प्रेमी के साथ देख लिए और फिर प्रेमी की पहले तो जमकर धुनाई कर दी, उसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। जहां पति की इस त्याग की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने के बाद पति समेत दोनों परिवार के सदस्य उनको आशीर्वाद देकर के विदा किया। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के विधानसभा प्रतिभागियों के साथ सोमवार को बैठक की। पार्टी के प्रमुख नेता भी बैठक में मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने विधानसभा प्रभारी की टीम को भंग कर दिया है। जिलों में विधानसभा टीमों की संख्या के आधार पर प्रभारियों की टीम का ऐलान होगा, इसलिए आज पुरानी टीम को भंग कर दिया है। जब प्रत्येक जिलों में 1 से अधिक प्रभारी रहेंगे। जब इससे पहले हर एक जिलों में सिर्फ 1 प्रभारी हुआ करते थे। जब बैठक में तय हुआ कि केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जेडीयू और अधिक आक्रामक होगी। जेडीयू की बैठक में तय हुआ है कि पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की टीम गांव-गांव में पहुंचेगी। जब बिहार सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों को बताया जाएगा। जेडीयू के द्वारा इसके लिए बुकलेट तैयार किया जा रहा है, जिसमें बिहार सरकार की उपलब्धियों की जानकारी होगी। नीतीश कुमार द्वारा बतौर मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग महादलितों के लिए किए गए कामों को विशेष रूप से इन समाज के लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया है। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में बता दिया है कि अब कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। इस बारे में पूछे जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने उल्टा सवाल कर दिया है कि अब कितना बड़ा मंत्रिमंडल होगा। मतलब साफ है कि कैबिनेट विस्तार नहीं होने जा रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।